हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई बड़े अच्छे से कर रहे हो, अपने एग्जीक्यूटिव की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे हो। गाइस आज हम लोग अपने ईबीसीएल का चैप्टर नंबर 1 दैट इज आरबीआई का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। आरबीआई का पार्ट 4 कंप्लीट करने वाले हैं, तो देख लेते हैं हम लोगों को क्या क्या करना है। जो बच्चे कुछ टॉपिक है वो कर लेते हैं। गाइस इससे पहले हमने आरबीआई के 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बिल्कुल अमेंडेड है, आप लोग के दिसंबर अटैम्प्ट के काम के है। प्लस हमने सब्जेक्ट का इंट्रो देख लिया है। तो गाइस आप लोगों ने अगर वो सब कुछ नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार पहले वो देखिए, क्योंकि वो सब कुछ आप लोग के लिए हेल्पफुल है। ज़्यादा वीडियोस भी नहीं हुई दिसंबर अटैम्प्ट के लिए, 3 to 4 वीडियोज़ है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। गाइस आज हम लोग आरबीआई में जो बचा कुचा है वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट में हमने आरबीआई का इंट्रो पढ़ लिया था। हमने आरबीआई में कौन से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कौन से लोकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो हमने देख लिए थे। देन फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। देन हम लोगों ने कुछ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेजर्स पढ़े थे। आज जो बचा कुछ है वो कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने की थी मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो आप लोग ज़रूर देखना। तो गाइस आज हम लोग कुछ डिफरेंस है वो करेंगे, तो देखते एक बार। डिफरेंसेस: लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट एंड रेपो रेट। इनमें मुझे कुछ डिफरेंसेस आप लोगों को कराने हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब 1 से 2 भी हो सकता है, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। बैंक रेट क्या होता है, मैंने बताया था ना, जब आरबीआई लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो उस रेट को बैंक रेट भी बोला जाता है और उस रेट को रेपो रेट भी बोला जाता है। और मैंने बोला था दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। एक में सिक्योरिटी गिरवी रखाई जाती है जिसको सिक्योर्ड लोन बोला जाता है, एक में सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखी जाती जिसको अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। बैंक रेट क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक प्योरली अगेंस्ट लोन। जो रेट आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से सिर्फ लोन के लिए, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लोन, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, उसको बोलते हैं बैंक रेट। दूसरा होता है रेपो रेट। तो वर्ड रेपो हैज बीन ड्राइव फ्रॉम द रीपर्चेज अग्रीमेंट। रीपर्चेज अग्रीमेंट का मतलब होता है यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाती है। एक बार दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। इट इज द टूल यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी दैट अलाउ द बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज अग्रीमेंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या परचेज करते हैं, हम लोग यहाँ पे परचेज करते हैं कि हमारा क्या हो जाता है, परचेज करने में हम लोग बिल डिस्काउंट वगैरह कराते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे कवर्ड होता है। एक बार देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। तो डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है। बैंक रेट मीनिंग इट इज द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द लोन। ये वो रेट है जो चार्ज करता है सेंट्रल बैंक किससे, कमर्शियल बैंक से, अगेंस्ट द लोन। रेपो रेट क्या होता है, इट इज द रेट चार्ज फ्रॉम बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर लोन अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो यहाँ पे भी लोन है और यहाँ पे भी लोन है, लेकिन यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी है जबकि वहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। तो बैंक रेट क्या है, इट इज अ रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम कमर्शियल बैंक अगेंस्ट द लोन, प्योरली लोन है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। जबकि रेपो रेट में हमें कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है कुछ ना कुछ गिरवी, तो यहाँ पे कुछ इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। रीडिस्काउंटिंग बिल, रीडिस्काउंटिंग बिल यहाँ पे अलाउड, यहाँ पे अलाउड है, यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। क्योंकि रीडिस्काउंटिंग एक्चुअली में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये चार्ज करता है बिल से। आगे देखो, हमेशा जो चीज़ अनसिक्योर्ड होती है, जहाँ पे आप लोग कोई सिक्योरिटी नहीं रख रहे, तो हमेशा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिस चीज़ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती उस पर हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइयर होगा, इस पर लोअर होगा। मेजर इट हेल्प इन डिसाइडिंग लोन लेंडिंग रेट इन द कंट्री। ये लोन लेंडिंग रेट्स है कि लोन किस पे देना है। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन द कंट्री। यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। अफेक्ट द कस्टमर, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ये यहाँ पे कोई भी अफेक्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गिरवी रख रहे हो कुछ, तो ऐसा कोई कस्टमर को अफेक्शन नहीं होता। जबकि ये कस्टमर्स के लिए लिया जाता है बैंक रेट, यहाँ पे कुछ भी गिरवी नहीं होता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अफेक्शन होता है।
अब आता है रिवर्स रेपो रेट। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, दैट इज रेपो रेट या फिर बैंक रेट। लेकिन जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इट इज द रेट एट विच आरबीआई एब्जॉर्ब लिक्विडिटी by borrowing money on overnight basis against collateral security involvement। तो रिवर्स रेपो रेट पे जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, जैसे कि मान लो हमारा एक कमर्शियल बैंक है आईसीआईसीआई, आईसीआईसीआई के पास 50 लाख रुपीस पड़े और आरबीआई नहीं चाहता कि वो 50 लाख पब्लिक में जाए, तो आईसीआईसीआई से वो लोग लोन ले लेते हैं कोलेटरल रखवा के। लेकिन इसकी रेट भी आरबीआई डिसाइड करता है और ये भी कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। अगर उसको चाहिए कि मार्केट में पैसा नहीं जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए, तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन ले लेगा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन अगर वो चाहता है कि ज़्यादा मनी सप्लाई हो तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लेगा, ताकि वो भले पब्लिक को भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी रिलेशन इन्वर्स चलता है कि अगर हमें मनी सप्लाई ज़्यादा करना है तो रेट कम होती है, मनी सप्लाई कम करना है तो रेट ज़्यादा होती है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है? इट इज द रेट एट विच आरबीआई एब्जॉर्ब लिक्विडिटी बाय बोरोइंग मनी ऑन ओवरनाइट बेसिस, कोलेटरल इन्वॉल्व इन इट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF। व्हाट इज LAF? LAF कुछ नहीं होता, रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट को मिला दोगे, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कुछ नहीं होता, रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट मिला दोगे, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग, इट इज द टूल दैट मेक बैंक इन एडजस्टिंग देयर डे टू डे मिसमैच इन द इकोनॉमी। जैसे रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में आरबीआई किसको लोन देता है? आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लेता है कमर्शियल बैंक से। अच्छा, इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में एक चीज़ और आती है जिसको बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी आरबीआई डिसाइड करता है कि कमर्शियल बैंक को कितना लिक्विड अपने पास रखना चाहिए। तो ये सही तो है, ये इट इज़ एक तरीके के टूल्स ही तो है जो हेल्प करते हैं डे टू डे मिसमैचेस को सही करने के लिए। जैसे हमें कई बार क्या करना होता है, पैसे की ज़रूरत होती है मार्केट में, मनी सप्लाई ज़्यादा करना है, तो आरबीआई से बैंक ले लेता है लोन, और अगर हमें मनी सप्लाई कम करना है तो आरबीआई को लोन दे देता है, तो जैसा भी होता है। या फिर आरबीआई कई बार SLR बढ़ा देता है। तो ये तो डे टू डे टूल्स है दैट हेल्प इन बैंक इन एडजस्टिंग देयर डे टू डे मिसमैच इन द इकोनॉमी। रेपो रेट आर ऑलवेज हायर देन रिवर्स रेपो रेट, ये तो बिल्कुल सही है। आरबीआई जब लोन देगा ना तो वो रेट ज़्यादा चार्ज करता है, जबकि वो लोन लेगा तो वो रेट कम चार्ज करता है। तो रेपो रेट हमेशा हायर होता है रिवर्स रेपो रेट से। करंटली ये चल रहा है, लेकिन मैंने बताया था आप लोग को पहले भी कि बाय मंथली पॉलिसी आए दिन चेंज होता रहता है। तो आप लोग को करंट अगर देखना है तो एग्ज़ाम से पहले देख के जाना, और नहीं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि करंटली क्या चल रहा है। तो रेपो रेट याद रख लेना हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, क्योंकि आप खुद सोचो यार कि आरबीआई जब लोन लेगा तो वो ज़्यादा पे करेगा, या जब लोन देगा जब वो ज़्यादा चार्ज करेगा? तो वो ज़्यादा चार्ज करता है और कम लोन देता है, मतलब ज़्यादा चार्ज करता है और जब भी वो लोन लेता है तो कम देता है। तो हमेशा रेपो रेट ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। आगे देखो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? इट मीन्स बियॉन्ड द लिमिट। पढ़ते एक बार, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? अ स्कीम अनाउंस्ड बाय आरबीआई in the monetary policy 2011 to 12 and refer to the penal rate at which RBI can borrow money from central bank over and above what is available in LAF window। जब कमर्शियल बैंक बोले नहीं तो, या कोई भी बैंक है ना, जब भी आरबीआई से बियॉन्ड द लिमिट लोन मांग रहा है, एक लिमिट तक लोन अलाउ है, जब लिमिट से ज़्यादा लोन वो मांगता है तो हम लोग उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। इट मीन्स बियॉन्ड द लिमिट। जैसे मान लो एक कमर्शियल बैंक को लिमिट दे रखी है कि आप 100 करोड़ तक मांग सकते हो, तब आप पे 6% चार्ज होगा। लेकिन अगर मान लो वो आप लोग उससे मांग रहे हो 150 करोड़, तो हमने ऐसे बोला भाई 100 करोड़ तक तो 6% चार्ज होगा, लेकिन 100 करोड़ से जैसे ही आप बियॉन्ड जाओगे तो आप पे 9% चार्ज होगा। तो इट मीन्स बियॉन्ड द लिमिट। आप 150 करोड़ गए तो आप बियॉन्ड द लिमिट है। स्कीम अनाउंस की आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी 2011 से लेकर 12 तक,
and refers to the penal rate at which RBI can borrow money from central bank over and above what is available in LAF window. अगर आप लोग ज़्यादा मांगोगे, ठीक है, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। जैसे 5 करोड़ तक मान लो 4% है, तो 5 करोड़ से अगर आप ज़्यादा जाते हो तो 5.25% है। द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 45ZB। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में कौन बैठता है हम लोगों ने शायद पहले भी डिस्कस कर दिया था। आरबीआई का गवर्नर, एक डेप्यूटी गवर्नर जो कि क्या हो जाएगा, इंचार्ज हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी का, एक ऑफिसर आरबीआई का और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जो चेयरपर्सन पे बैठेगा वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होगा। डेप्यूटी गवर्नर कौन होगा, जो कि आरबीआई का इंचार्ज होगा, मतलब वो उस मॉनेटरी पॉलिसी का इंचार्ज होगा, और डेप्यूटी गवर्नर होगा आरबीआई का। 1 ऑफिसर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और 3 अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक आरबीआई का ऑफिसर होगा पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को नॉमिनेट करता होगा। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम कर चुके हैं। साल में 4 मीटिंग होगी और पूरा का पूरा स्केड्यूल पब्लिश्ड होगा 1 वीक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग। उसके बाद चेंज अगर होना है तो डिसीजन प्रायर मीटिंग में बता दो, या गवर्नर तो कभी भी कर सकता है। न्यू स्केड्यूल जितनी जल्दी हो सके पब्लिश कर दिया जाए। ये भी मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इन डेप्थ पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ इसको। कोरम कितनी होती है मीटिंग में, तो मैंने बताया था एटलीस्ट 4 पर्सन्स होता है और उसमें से एक गवर्नर होगा। अब अगर गवर्नर नहीं आता तो उसकी जगह डेप्यूटी गवर्नर होगा। रिजोल्यूशन कैसे होता है, रिजोल्यूशन पास होता है मेजॉरिटी वोट, लेकिन टाई हो जाए तो, जैसे 2-4 जने आए, 2 जने हाँ बोले 2 जने ना बोले, तो गवर्नर के पास कास्केटिंग वोट होता है, सेकंड वोट होता है, और वो जो भी बोलेगा वो फाइनल होगा। हर मेंबर को रीज़न देना पड़ेगा कि उसने क्यों वोट किया है और किस लिए वोट किया है, और हर मेंबर के पास सिर्फ एक ही वोट होता है। प्रोसीडिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी शैल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहेगी। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, यहाँ से मुझे आप लोग को पढ़ाना था तो पढ़ते हैं एक बार। ये हम लोग पढ़ चुके हैं भाई लास्ट क्लास में, तो मैं थोड़ा सा फास्टली चल रही हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट क्या है? इट इज़ पब्लिश बाय आरबीआई इन एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग्स हुई है उसकी रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है। इट रिफ्लेक्ट सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन कैसे हुआ है, कि अगर पिछले 6 महीने में इन्फ्लेशन कैसे हुआ और आने वाले 6 से 18 महीने में कितना इन्फ्लेशन हो सकता है और कितना नहीं हो सकता, और उसके क्या क्या रीज़न है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये बताया था कि जो इन्फ्लेशन होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है, कंज्यूमर लेवल पे देखा जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट क्या है? इट इज़ पब्लिश बाय आरबीआई इन एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने में ये आरबीआई पब्लिश करता है। ये क्या दिखाता है? सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन फॉरकास्ट इन नेक्स्ट 6 to 8 मंथ, प्रूडेंशियल नॉर्म्स टेकन बाय आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक टू स्ट्रेंथन देयर बैलेंस शीट। आरबीआई 3 तरीके के नॉर्म्स इशू करता है, कैपिटल एडिक्वेसी, लोन्स एंड एडवांस एंड इन्वेस्टमेंट। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के लिए 3 बातें बोलता है कमर्शियल बैंक को कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं हो और डिफ्लेशन भी हो। उसके लिए कैपिटल को एडुकेट रखो, ज़्यादा बाहर भी मत निकालो और ज़्यादा कम नहीं, लोन्स एंड एडवांस को कंट्रोल करो, और इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या है। कैपिटल एडिक्वेसी, द एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल रिस्क वेटेड असेट रेशियो। आप लोग ये देखते हो कि आप लोग जब लोन दे रहे हो तो रिस्की एसेट पे आप लोग कम दो। तो आरबीआई हमेशा कमर्शियल बैंक्स को ये समझाता है कि रिस्की एसेट जैसे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज़ हो गई या फिर पीएल हो गया, पर्सनल लोन हो गया, उन पे आप लोग लोन कम दो। तो कैपिटल एडिक्वेसी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ रिस्क वेटेड असेट रेशियो। बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडुकेट कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। बैंक को क्रेडिट रिस्क मतलब लोन पे दिए हुई, अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो कितनी रिस्क आपके ऊपर अराइज हो रही है वो ध्यान देनी पड़ेगी। मार्केट की हालत क्या है और लोग किस चीज़, किस बिजनेस में वो पैसा लगा रहे हैं, तो मार्केट रिस्क तो हो गई, मार्केट की क्या हालत चल रही है। जैसे अभी कोविड के बाद लोगों के पास पैसा ही नहीं है, अगर आप ज़्यादा किसी को लोन दोगे तो ऐसा हो सकता है कि वो खा जाए। ऑपरेशनल रिस्क, अब किस ऑपरेशन में मतलब किस बिजनेस में वो पैसा लगाओगे, उसमें रिकवरी के चांसेस कितने हैं वो भी अपन को देखना पड़ता है। तो हमेशा आरबीआई आपको एडवाइस करेगा कि इस चीज़ों के लिए लोन दो और इस चीज़ों के लिए लोन मत दो। दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी। द एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल इज मेजर इन टर्म्स ऑफ रिस्क वेटेड असेट रेशियो।
एंड बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. लोन्स एंड एडवांसेस सेकेंड देखते हैं. इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ देयर लोन एंड एडवांस, आरबीआई ने आपके लोन्स को 3 तरीके से बांटा है, परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग. ठीक है, तो क्लासीफाई किया लोन को 2 तरीके से, परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग. मतलब देखो, आप लोग लोन जब देते हो तो ध्यान दो कि वहाँ से रिकवरी होने के चांसेस है भी या नहीं है. अगर रिकवरी होने के चांसेस है दैट मीन्स इट इज़ परफॉर्मिंग, और रिकवरी होने के चांसेस नहीं है दैट मीन्स इट इज़ नॉन परफॉर्मिंग. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ देयर लोन, लोन की क्वालिटी बनाए रखने के लिए, एडवांसेस, द रिजर्व बैंक रिक्वायर बैंक्स आर क्लासीफाई देयर लोन एज परफॉर्मिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग. परफॉर्मिंग मतलब जिनसे रिकवरी होने के चांसेस होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग मतलब जिनसे रिकवरी होने के चांसेस कम होते हैं. नॉन परफॉर्मिंग असेट भी 3 तरीके की होती है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस असेट. देखो, नॉन परफॉर्मिंग में भी क्या होता है कि 3 तरीके के होते हैं. एक वो बंदे जो 12 महीने तक अपनी लोन का इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, लोन को पैसा रिकवर नहीं करने दे रहे, दैट इज सब स्टैंडर्ड. जो 12 महीने से ज़्यादा हो जाए लेकिन बैलेंस शीट में अभी तक शो कर रखा है, दैट इज़ डाउटफुल. आएगा या नहीं आएगा. आप लोग प्रोविज़न भी बनाते हो बैलेंस शीट में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज़ डाउटफुल. और लॉस असेट का मतलब होता है जिसको तो हमने पूरा ही क्या कर रखा है, बेड डेट मान लिया है. तो ये होते हैं 3 तरीके के लोन जो कि नॉन परफॉर्मिंग में आते हैं. परफॉर्मिंग का तो मतलब होता है आराम से रिकवरी हो रही है. नॉन परफॉर्मिंग में 3 आते हैं, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस असेट. सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है 12 महीने तक नहीं आ रहा है तो सब स्टैंडर्ड माना जाता है. 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो वो डाउटफुल हो जाता है, पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा. और 12 महीने के बाद अगर बैलेंस शीट से उसको हटा दिया गया तो उसको लॉस असेट मान लिया जाता है. एक्सप्लोर लिमिट इन रियल एस्टेट एंड कैपिटल एस्टेट, ये भी आप लोग देख सकते हो. बाकी इतना ही ज़रूरी नहीं है कि कितना हमें रियल एस्टेट में लगाना चाहिए, कितना कैपिटल एस्टेट में लगाना चाहिए. थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट. इट कैटेगराइज फॉर पर्पस ऑफ वैल्यूशन. आरबीआई आपको ये भी बताता है कि आप लोगों को कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. आरबीआई कमर्शियल बैंक को ये भी एडवाइस देता है. तो देखो, इन्वेस्टमेंट में हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड टू मैच्योरिटी का मतलब होता है ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पे मैच्योरिटी में ही पैसा आता है. जैसे कि हमारा कुछ बड़े बड़े एफडीज़ वगैरह होते हैं, तो एफडी से पैसा आपका मैच्योरिटी में ही आता है. अगर कोई भी कमर्शियल बैंक ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है जिसमें मैच्योरिटी पे ही पैसा आएगा, 5 साल 10 साल जो भी उसकी मैच्योरिटी होगी, और अगर आप लोग पहले ले लेते हो तो आप लोगों के इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आप लोग को, दैट इज़ हेल्ड टू मैच्योरिटी. तो इट कैटेगराइज द पर्पस ऑफ वैल्यूशन. पहला क्या है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी में पैसा मिलेगा. नॉट सेल टिल मैच्योरिटी, सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ आरबीआई. दूसरा क्या है, अवेलेबल फॉर सेल. ये तो हमने रखा है, अवेलेबल फॉर सेल का मतलब होता है कि हम लोग उसको बेचना नहीं चाहते थे. जैसे कि गोल्ड, कई बार हम लोग गोल्ड लेके रख लेते हैं, ऐसे बैंक्स भी लेके रख लेती होगी, पर बैंक्स उसको बेचना नहीं चाहती, पर एकदम से प्राइस बढ़ गई तो हमने बेच दिया, दैट इज़ अवेलेबल फॉर सेल. प्रोविज़न ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है और इसकी ऑक्शनिंग करते हैं. थर्ड होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग. ये तो मैं आज खरीदूंगी कल बेचूंगी, जैसे शेयर मार्केट की चीज़ें होती है, आज खरीदा कल प्राइस बढ़ गई फिर कल बेच दिया, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. 3 तरीके का होता है. हेल्ड टू मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी तक ही रखना पड़ता है, उससे पहले नहीं बेच सकते, उससे पहले बेचा तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा. सेकेंड, अवेलेबल फॉर सेल. अवेलेबल फॉर सेल होता है कि वो सेल करने के लिए अवेलेबल है, पर हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं, जब बढ़ेगा तब बेचेंगे. और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, आज खरीदा कल बेचा, फिर परसों खरीदा फिर बेचा. तो गाइस एक बार वापस देख लो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ लिया. एक बार मैं पूरा रिवाइज करा देती हूँ आपको, छोटा छोटा टॉपिक्स थे, ज़्यादा बड़े थे भी नहीं. गाइस मैंने आप लोग को पढ़ाया आज कि सबसे पहले 1 सेकेंड, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ डिफरेंसेस देखे थे. डिफरेंसेस हमने देखे थे बैंक रेट और रेपो रेट में. तो बैंक रेट और रेपो रेट में क्या क्या डिफरेंस था. बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस था. बैंक रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई लोन देता है पर बिना सिक्योरिटी के. रेपो रेट में सिक्योरिटी लगती है. फिर हमने देखा कि बैंक रेट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती जबकि रेपो रेट में होती है. बैंक रेट डिस्काउंटिंग अलाउ करता है जबकि रेपो रेट नहीं करता है.
और बैंक रेट हमेशा ज़्यादा होती है क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, जबकि रेपो रेट कम होती है। और भी हमने देखे थे। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जब आरबीआई किससे लोन लेता है, कमर्शियल बैंक से लोन देता है। LFR क्या होता है, रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट प्लस SLR, और ये टूल होते हैं कि हम लोग अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करके रखें। रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट के, और करंटली जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की स्कीम आई है, जो आरबीआई ने बोला है कि अगर आप लोग एक लिमिट से ज़्यादा लोन लेते हो तो आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज होगा। फिर हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कौन कौन बैठता है, इनकी मीटिंग कितनी बार होती है, और अगर मीटिंग का स्केड्यूल चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कोरम क्या होगा मीटिंग का। फिर हमने देखा था मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कैसे पब्लिश की जाती है, तो हर 6 महीने में की जाती है। प्लस अगर आने वाले इन्फ्लेशन को हमें बताना है तो 6 to 18 मंथ का होता है। प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमने देखे, कैपिटल एडिकेसी, लोन्स एंड एडवांस और इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एडिकेसी होती है कि हमें रिस्क वाली चीज़ों पे लोन कम देना चाहिए, क्रेडिट रिस्क देखनी चाहिए, मार्केट रिस्क देखनी चाहिए, ऑपरेशनल रिस्क देखनी चाहिए। लोन्स एंड एडवांस हम लोन किस पे दे सकते हैं, परफॉर्मिंग असेट और नॉन परफॉर्मिंग असेट। परफॉर्मिंग से रिकवरी होती है, नॉन परफॉर्मिंग से नहीं होती है। अब नॉन परफॉर्मिंग में भी 3 होते हैं, डाउटफुल, लॉस और सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड वो होते हैं जहाँ पे 12 महीने तक पैसा रिकवर नहीं होता, डाउटफुल जिसमें 12 महीने से ज़्यादा होता है पर बैलेंस शीट में है वो, और लॉस जो बैलेंस शीट से ही हट गया है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट 3 तरीके का होता है, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। हेल्ड टू मैच्योरिटी मैच्योरिटी तक रखते हैं, अवेलेबल फॉर सेल पड़ा तो है पर पता नहीं कब बेचेंगे, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग डे टू डे के लिए होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। गाइस आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, और गाइस अगर आप लोग को ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और मैं आप लोग के लिए और भी सारी चैप्टर्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँगी। चलो बाय, थैंक यू।